हाय एवरीवन, होप यू गाइस आर डूइंग वेरी वेल। सो आज से हम शुरू कर रहे हैं अपने कॉर्पोरेट लॉ की रिवीजन विद 90 डेज स्ट्रेटेजी। लगभग आज से आपके रहते हैं 90 डेज और 90 डेज में हमें इस तरह से आउटपुट निकालना है कि लॉ में हमें टेस्ट प्लस सिक्योर कर सके। रिवीजन का पैटर्न क्या रहेगा? चैप्टर वाइज अपनी रिवीजन चलेगी। स्टार्ट करेंगे हम सेकंड चैप्टर से, दैट इज इनकॉर्पोरेशन एंड इंसिडेंटल देयरटू। ओके, सेकंड डे आपका रहेगा इसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस एंड उसके बाद रहेगा आपका एक क्लास टेस्ट। ओके, इस तरह से अपनी रिवीजन चलेगी और कंप्लीट करेंगे अपना कॉर्पोरेट लॉ एंड अदर लॉ। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम शुरू करते हैं अपना फर्स्ट चैप्टर, दैट इज इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी एंड मैटर्स इंसिडेंटल देयरटू। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे क्या? इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं कि अगर कंपनी को इनकॉर्पोरेट करना है तो क्या क्या बेसिक मैटर्स है जो हमें पूरे करने पड़ेंगे और क्या क्या फॉर्मेलिटीज है जो हमें पूरे करनी पड़ेंगी। कवरेज क्या है इसमें? ऑल ओवर सेक्शन नंबर 3 से लेके सेक्शन 22 तक हम इसमें कवर करेंगे। स्टार्ट करते हैं प्रमोटर की डेफिनेशन से। हाइलाइटिंग आप स्टडी मेट से करें ना। कंटेंट जो है, बुक जो है वो स्टडी मटेरियल है। ये नोट्स इसलिए मैंने रेफर किए ताकि इंडिया में कोई भी पर्सन इसको देखे। स्टडी मेट तो हर एक बच्चे के पास होगा ही, तो इसे नोट्स की इजीली अवेलेबिलिटी उसके पास हो जाएगी। सो हाईलाइट करते रहना साथ साथ। अगर कोई भी क्वेरीज हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो। सो प्रमोटर क्या होता है? प्रमोटर कौन सा पर्सन होता है? ऐसा कोई पर्सन जिसका नाम प्रोस्पेक्टस में हो, जिसका नाम हमने एनुअल रिटर्न में डाला हो, या जिसका अफेयर्स के ऊपर कंट्रोल हो, उसको हम बोलते हैं प्रमोटर। ओके, सो 3 या 4 चीजें मैंने आपको बताई। प्रमोटर कौन? जिसका नाम प्रोस्पेक्टस में हो, एनुअल रिटर्न में हो, या जिसका अफेयर्स के ऊपर कंट्रोल हो, या जिसके डायरेक्शन पे हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स काम करें, उसको हम बोलते हैं प्रमोटर। बट अगर कोई पर्सन प्रोफेशनल कैपेसिटी पे अपॉइंट हुआ है, जैसे लॉयर है, सीए है, सीएस है, तो वो प्रमोटर नहीं माना जाएगा क्योंकि वो एज ए प्रोफेशनल अपॉइंट हुआ है, वो कोई प्रमोटर, सब्सक्राइबर या फिर डायरेक्टर अपॉइंट नहीं हुआ है। उसके बाद एक पॉइंट और था, क्या जो इनिशियल फंडिंग अप्लाई करें या जब इनिशियल इनकॉर्पोरेशन कंपनी की होती है उसमें जो इंटेलिज हो, क्या सिर्फ उसी को प्रमोटर बोलेंगे हम? ये जो सब्सिक्वेंट फंडिंग प्रोवाइड करता है उसको भी प्रमोटर बोलेंगे? यस, उसको भी हम प्रमोटर बोलेंगे जो सब्सिक्वेंट फंडिंग प्रोवाइड करता है। इट मींस जो इनिशियल फंडिंग प्रोवाइड करे वो भी प्रमोटर कहलाता है, बट जो सब्सिक्वेंट फंडिंग प्रोवाइड करेगा उसको भी प्रमोटर बोलेंगे। देन नेक्स्ट सेक्शन इज 3 टाइप्स ऑफ कंपनी। कैटेगरीज ऑफ कंपनी हमारी होते हैं 3 कैटेगरीज बेसिकली, प्राइवेट, पब्लिक एंड ओपीसी। प्राइवेट कंपनी में कम से कम 7 मेंबर होने चाहिए, मिनिमम 7 और मोर मेंबर्स। प्राइवेट में मिनिमम 2 और मोर, एंड ओपीसी में ओनली 1 मेंबर। एंड देयर आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज, लिमिटेड बाय शेयर्स, लिमिटेड बाय गारंटी एंड अनलिमिटेड कंपनी। आप फाउंडेशन में पढ़ के भी आते हो। बाय शेयर वाली कंपनी में कौन सी कंपनीज होती हैं? ऐसी कंपनी जिसके मेंबर्स की लायबिलिटी अप टू द अमाउंट ऑफ अनपेड शेयर्स रहती है, उसको बोलते हैं बाय शेयर वाली कंपनी। सेकंड, गारंटीड कंपनी कौन सी होती है? जिसके मेंबर की जो गारंटी होती है वो अप टू द अमाउंट ऑफ एग्रीड कंट्रीब्यूशन तक होती है कि हम इतना कंट्रीब्यूट करेंगे एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप, तो एट द टाइम कंपनी हम बोलेंगे कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। देन अनलिमिटेड कंपनी, कोई लिमिट नहीं होती, जितना कंपनी का डेट होगा उनके लिए उनकी पर्सनल लायबिलिटी बनेगी। आफ्टर दैट ओपीसी, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से सुनना। ओपीसी क्या होता है? 1% कंपनी। अब कौन पर्सन ओपीसी का मेंबर बन सकता है? ये कहो कि कौन पर्सन ओपीसी इंकॉर्पोरेट कर सकता है? नेचुरल पर्सन होना चाहिए, माइनर बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, इंडियन सिटीजन होना चाहिए, चाहे रेजिडेंट हो या रेजिडेंट ना भी हो। तो 4 कंडीशंस आपको बताई। सबसे पहले नेचुरल पर्सन होना चाहिए, इंडियन सिटीजन होना चाहिए, मेजर होना चाहिए, और रेजिडेंट हो रेजिडेंट ना हो ऐसी कोई कंडीशन नहीं है। बट पिछले साल 120 डेज से ज्यादा वो इंडिया में रहना चाहिए। 4 कंडीशन है जो आपको पूरी करनी पड़ेगी। ओके, उसके बाद हमारा प्रोहिबिशंस थे कुछ कि ओपीसी कौन कौन से काम नहीं कर सकता। सबसे पहला, ओपीसी कभी भी ना तो इनकॉर्पोरेट हो सकता ना कन्वर्ट हो सकता सेक्शन 8 कंपनी में, फर्स्ट पॉइंट। एंड सेकंड, ओपीसी कभी भी एनबीएफसी एक्टिविटीज कैरी आउट नहीं कर सकता। ये था हमारा फर्स्ट पार्ट ऑफ ओपीसी। सेकंड, जब भी कोई भी मेंबर ओपीसी इनकॉर्पोरेट करता है उसको अपने साथ साथ एक नॉमिनी का नाम भी देना होता है, जो कि मेंबर की इनकैपेसिटी के टाइम पे वो एक्ट एज एन मेंबर करेगा। सो एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन एक नाम और डालना पड़ेगा जिसको हम बोलते हैं नॉमिनी। और नाम डालने से पहले मुझे कि उसकी रिटर्न कंसेंट भी लेनी पड़ेगी। नाम कहां पे डालना है? आईएनसी 32 में। 32 कौन सा? जो हमारे इनकॉर्पोरेशन फॉर्म होते हैं जिसको हम बोलते हैं स्पाइस प्लस, सिंप्लीफाइड परफॉर्मा फॉर इनकॉर्पोरेटिंग ऑफ ए कंपनी इलेक्ट्रॉनिकली। ओके, नॉमिनी भी कौन बन सकता है? नॉमिनी भी वही पर्सन बन सकता है जो मेंबर बन सकता है, लाइक नेशनल पर्सन, सिटीजन ऑफ इंडिया, मेजर एंड आरआई और एनआरआई व्हाटएवर, बट इंडिया में 120 दिन से ज्यादा वो रहा हो। ओके, और अगर मान लो एक पर्सन, ये 2 पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है, सुनिएगा ध्यान से। कोई भी पर्सन है जो नॉमिनी था, अब मेंबर का वो नॉमिनी था, मेंबर की होगी डेथ,
तो नॉमिनी क्या बन जाएगा, मेंबर बन जाएगा, राइट। बट वो उस टाइम पे किसी और ओपीसी मेंबर भी था। देखिए मैं समझाता हूं आपको आसान लैंग्वेज में इसको। कोई एक पर्सन है, कोई एक पर्सन सिर्फ दो पोजीशन होल्ड कर सकता है एट ए टाइम, फर्स्ट मेंबरशिप की और दूसरी नॉमिनेशन की। ओके, अब नेक्स्ट मिस्टर राम है, राम मेंबर बन गया ओपीसी 1 में, तो ओपीसी 1 में, ओपीसी 2 में वो मेंबर नहीं बन सकता, क्या बन सकता है, नॉमिनी बन सकता है। ओके, सो ओपीसी 2 में क्या बन गया, वो नॉमिनी बन गया। और ओपीसी, अब इसने ओपीसी 2 में नॉमिनेशन की पोस्ट होल्ड कर ली और ओपीसी 1 में वो मेंबर है, तो दोनों सीट उसकी होगी बुक। अब सुनना बड़े ध्यान से, जब ओपीसी 2 में वो नॉमिनी बना तो ओपीसी 2 का मेंबर कोई और भी होगा, जब वो नॉमिनी होगा ना। अब ओपीसी 2 के मेंबर की होगी डेथ, तो ये नॉमिनी क्या बन गया, उसका मेंबर बन गया। समझ में आया नहीं आया, सुनो मेरी बात। राम सिर्फ दो पोजीशन होल्ड कर सकता है, एक मेंबरशिप की और एक नॉमिनेशन की। अगर उसने नॉमिनेशन की कहीं और होल्ड कर रखी है तो उसका कोई मेंबर भी होगा, और उसका अगर मेंबर की डेथ होगी तो वो नॉमिनी क्या बन जाएगा, मेंबर बन जाएगा। अब ये बताओ, ओपीसी 1 में भी वो मेंबर है और बाय वर्च्यू ऑफ डेथ ऑफ ओपीसी सेकंड मेंबर वो नॉमिनी मेंबर बन गया। ओके, अब एट ए टाइम वो दो ओपीसी मेंबर है, बट ऐसा तो अलाउड ही नहीं है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, 180 दिनों के अंदर अंदर जो वो इवेंट हैपन हुआ उसके 180 डेज के अंदर अंदर उसको करेक्टिव एक्शन लेना पड़ेगा। तो मैंने आपको अभी क्या बात बताई, एक पर्सन सिर्फ एक जगह पे नॉमिनी बन सकता है और दूसरी जगह पे मेंबर बन सकता है। ओके, अगर वो जहां पे नॉमिनी था उसके मेंबर की डेथ की वजह से वो मेंबर बन जाता है, तो वो एक टाइम पे दो जगह मेंबर रहा, तो उसको 180 दिन के अंदर अंदर करेक्टिव एक्शन लेना पड़ेगा। ओके, अब आता है हमारा कंसेप्ट दैट इज चेंज ऑफ नॉमिनी। चेंज ऑफ नॉमिनी में तीन तरह के चेंजेस आते हैं। पहला चेंजेस हमारा क्या आएगा, वो जो नॉमिनी है वो रिजाइन कर दे, मींस कंसेंट अपनी वो विड्रॉ कर ले कि मैं अब आपकी कंपनी में नॉमिनी नहीं बनना चाह रहा। सेकंड केस, जो मेंबर है वो उसको रिमूव कर दे। एंड थर्ड केस इज मेंबर की डेथ होने की वजह से अब नॉमिनी मेंबर बन गया तो नॉमिनेशन की पोस्ट क्या हो गई, वैकेंट हो गई, खाली हो गई। तो तीन केसेस है जहां पे वैकेंसी ऑफ नॉमिनी आएगा, रेजिग्नेशन में, रिमूवल में, और जब नॉमिनी मेंबर बन जाएगा तो नॉमिनी की पोस्ट क्या हो जाएगी, वैकेंट हो जाएगी। उस केस में क्या होगा, सो पॉइंट इज दैट अगर नॉमिनी अपनी जो कंसेंट वो विड्रॉ कर लेता है, विड्रॉ कर लेता है, तो मेंबर को 15 दिन के अंदर अंदर नया नॉमिनी अपॉइंट करना पड़ता है आईएनसी फॉर में उसकी कंसेंट लेटर लेके। रिप्लेसिंग द नॉमिनी मतलब मेंबर खुद रिप्लेस कर रहा है, उसको रिप्लेस कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, नोटिस देकर उसको प्रायर उसको रिमूव कर सकता है, बट नया नॉमिनी उसको 15 दिन के अंदर अंदर अपॉइंट करना पड़ेगा अलोंग विद द रिटर्न कंसेंट। देन थर्ड, व्हेन नॉमिनी बिकम मेंबर, अब नॉमिनी था वो मेंबर बन गया, राइट। अब मेंबर को भी एक नॉमिनी अपॉइंट करना पड़ेगा। अब लेट्स से सोनू नाम का एक लड़का था, वो नॉमिनी था किसी ओपीसी में, अब जो मेंबर था उसकी डेथ हो गई तो सोनू क्या बन गया, मेंबर बन गया, बट नॉमिनी तो कोई है नहीं अब, तो सोनू को एक नॉमिनी और अपॉइंट करना पड़ेगा 15 डेज के अंदर अंदर विद द रिटर्न कंसेंट ऑब्टेन करके। ओके, अब उसके बाद तीनों का कॉमन पॉइंट है, चाहे चेंज हो मतलब रेजिग्नेशन हो, रिमूवल हो, या फिर आपको हो कि बाय वर्च्यू ऑफ ऑपरेशन ऑफ लॉ वो मेंबर बना हो। एट दैट केस जो नया नॉमिनी आए हैं उसके केस में, या फिर जो पुराना चला गया उसका केस मुझे आरओसी को इन्फॉर्म करना पड़ेगा आईएनसी 4 में, दैट इज 30 डेज विद द रिसीट ऑफ नोटिस फ्रॉम द डेट ऑफ चेंज। मतलब जब वो चेंज हुआ या वो रिप्लेस हुआ या वो रिजाइन हुआ या वो इवेंट हैपन हुआ, उसके 30 दिन के अंदर अंदर मुझे आरओसी को इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि पुराना वाला नॉमिनी अब चला गया है, अब उसकी जगह पे नया नॉमिनी आया है। ओके, होपफुली ये आपको क्लियर हो गया होगा। फिर आता है हमारा रिलैक्सेशन अवेलेबल टू ओपीसी, कि कौन कौन सी रिलैक्सेशंस है जो अवेलेबल होगी ओपीसी को। ओपीसी को ये काम करने की नीड बिल्कुल भी नहीं है। फर्स्ट इज कैश फ्लो बनाने की नीड नहीं है उसे। सेकंड, एनुअल रिटर्न सिर्फ एक डायरेक्टर भी साइन कर सकता है, सीएस की साइनिंग की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। थर्ड, एफएस के ऊपर सिर्फ एक डायरेक्टर भी साइन कर सकता है। एजीएम होल्ड करनी नेसेसरी नहीं होती डिस्पाइट ऑफ एनी अदर कंपनी, दूसरी कंपनी को एजीएम करनी मैंडेटरी होती है साल में एक बार, बट ओपीसी के केस में वो जरूरी नहीं होती है। फिर बोर्ड मीटिंग जनरली 4 बार होती है, बट ओपीसी के केस में अगर हाफ कैलेंडर ईयर में हम एक बार भी करें तो वो वैलिड मानी जाएगी। मतलब साल में 2 बार करेंगे, हाफ ईयर में एक बार, तो वो वैलिड मानी जाएगी। और जनरली कंपनी को 30 दिन के अंदर एफएस फाइल करनी पड़ती है, बट ओपीसी को 6 मंथ फ्रॉम एंड ऑफ ईयर के फाइल करनी पड़ती है। तो दीज आर द रिलेक्शन अवेलेबल टू ओपीसी। क्या कैश फ्लो नहीं बनानी, एक डायरेक्टर साइन कर सकता है, एजीएम होल्ड नहीं करनी, बोर्ड मीटिंग साल में सिर्फ 2 बार होल्ड करनी है। ओके, देन आवर नेक्स्ट इंपोर्टेंट सेक्शन इज सेक्शन 3A, मेंबर सेवरली लायबल।
ये सेक्शन क्या बड़े मजेदार सा सेक्शन है, सुनना बड़े ध्यान से। ये बस सेक्शन बोलता है जो मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ मेंबर है दैट इज 2 और 7। 7 कौन सी कंपनी में बताया था मैंने आपको, पब्लिक कंपनी में। 2 कौन सी कंपनी में, प्राइवेट कंपनी में। अगर कभी भी वो मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर से लिमिट कम हो जाती है, क्या बोला मैंने, मिनिमम नंबर जो रिक्वायरमेंट था उससे कम हो जाती है, तो जो बचे हुए मेंबर्स हैं उनको 6 महीने के अंदर नो लिमिट पे लेके आनी। लेट्स से प्राइवेट कंपनी में 7 मेंबर्स होते हैं, 2 की डेथ हो गई, बचे 5, तो उन 5 मेंबर को 2 मेंबर और अपॉइंट करने पड़ेंगे विद इन 6 मंथ ऑफ हैपनिंग ऑफ दैट इवेंट। क्लियर हुआ? अगर नहीं किया तो 6 महीने के बाद जो भी कंपनी के नाम पे लायबिलिटी इंकर होगी उनके लिए वो जॉइंटली एंड सेवरली रिस्पॉन्सिबल होंगे, वो 5 मेंबर्स। अब जो पिन पॉइंट है ना, वो पिन पॉइंट इसमें पता है क्या आता है, पिन पॉइंट इसमें यह आता है कौन सी लायबिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे, 6 महीने के बाद वाले के लिए, या जब तक 6 महीने चला जब तक के लिए, 6 महीने के बाद वाले के लिए, 6 महीने वाली लायबिलिटी के लिए कंपनी रिस्पॉन्सिबल होगी। और सेकंड, कौन से मेंबर्स पर्सन लायबल होंगे, जो उस इवेंट के बारे में अवेयर होंगे। मतलब कोई हमारा मेंबर है जो बाहर रहता है, उसको इस बात की अवेयरनेस नहीं है, तो वो लायबल नहीं होगा। जिसको अवेयर है फिर भी वो ऑपरेशन कैरी आउट कर रहा है, वो पर्सन रिस्पॉन्सिबल माना जाएगा। ओके सर, यही है इसमें। आफ्टर दैट सेक्शन नंबर 7, इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी। डायरेक्टली जंप करते हैं, जो मेन कंटेंट है फाइलिंग ऑफ डॉक्यूमेंट। हमने सारे डॉक्यूमेंट आरओसी को फाइल करने हैं स्पाइस प्लस में जोड़ के, दैट इज आईएनसी 32 में जोड़ के। डॉक्यूमेंट्स क्या क्या अटैच हमें करने हैं, हेडिंग स्टेटमेंट में डालनी है, हम डालेंगे डॉक्यूमेंट्स कि कौन कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट्स है जो हमें साथ में अटैच करने पड़ेंगे। सबसे पहला मेमोरेंडम एंड आर्टिकल। कौन से फॉर्म में, एमओए बनेगा अपना 33 में और एओए बनेगा 34 में। क्या बोला मैंने, एमओए 33 में और एओए 34 में। इनकॉर्पोरेशन किस में होगा, 32 में, एमओए 33 में, एओए 34 में। और क्या क्या डिटेल्स जाएंगे उसके अंदर, जैसे नेम जाएगा, एड्रेस जाएगा सब्सक्राइबर का, और अगर सब्सक्राइबर इलिटरेट है तो उसके सिग्नेचर की जगह उसका थंब इंप्रेशन डाला जाएगा। और दोनों केसेस में ही एक विटनेस के द्वारा ये साइन किया जाएगा। ये आपका आया था मई 25 में, रिसेंट का क्वेश्चन नहीं है, अभी आई थिंक 4 to 5 मार्क्स में आया था ये। ओके, अब अगर हमारी बॉडी कॉर्पोरेट कोई डायरेक्टर बन रही है, मतलब कोई बॉडी कॉर्पोरेट डायरेक्टर बन रही है, तो उसको बॉडी कॉर्पोरेट का नाम मेमोरेंडम में जाएगा। तो बॉडी कॉर्पोरेट के साथ साथ साइन कौन करेगा, जो उसके ऑथराइज पर्सन होंगे। मान लो हमारा कोई मेंबर एलएलपी बन रही है, तो एलएलपी के बिहाफ पे मेमोरेंडम में साइन कौन करेगा, ऐसा कोई पर्सन जो एलएलपी ने ऑथराइज कर रखा है। फिर अगर हमारे कोई फॉरेन नेशनल है जो हमारी कंपनी में मेंबर बनना चाह रहा है, सब्सक्राइबर बनना चाह रहा है, तो उसकी जो डिटेल्स हैं वो नोटरी पब्लिक के थ्रू ऑथराइज होनी चाहिए। और अगर कोई फॉरेन नेशनल पर्सन है वो इंडिया में कंपनी इनकॉर्पोरेट करना चाह रहा है, तो उसके पास एक वैलिड बिजनेस वीजा होना चाहिए। अगर उसके पास वैलिड बिजनेस वीजा नहीं है तो वो इंडिया में कंपनी इनकॉर्पोरेट नहीं कर सकता। बस। सेकंड, डॉक्यूमेंटेशन डिक्लेरेशन। 2 डिक्लेरेशन जाएंगे इसमें। पहले डिक्लेरेशन जाएंगे बाय प्रोफेशनल एंड सब्सक्राइबर्स। ओके, क्या देंगे वो, कि डिक्लेरेशन देंगे आईएनसी 8 में देंगे। आईएनसी 8 में डिक्लेरेशन जाएगी, कौन देगा, एडवोकेट, सब मतलब मीजर प्रोफेशनल कोई भी, और डायरेक्टर और मैनेजर साथ में मिलकर देंगे। क्या देंगे कि हमने इस एक्ट के सारे रिक्वायरमेंट कंप्लाई करी है। सेकंड डिक्लेरेशन जाएगी आईएनसी 9 में, जो डिक्लेरेशन देंगे सब्सक्राइबर्स। और सब्सक्राइबर्स क्या डिक्लेरेशन देंगे कि हम लोग कन्विक्टेड नहीं है, हमने कोई भी गिल्टी ऑफ फ्रॉड नहीं किया है, और पिछले 5 सालों में ऐसे कोई भी हमें गिल्टी ठहराया नहीं किया है। सो क्या बताया मैंने आपको, 2 डिक्लेरेशन जाएगी 8 एंड 9। 8 कौन कौन देगा, मतलब दोनों बंदे मिलकर देंगे, फर्स्ट इज प्रोफेशनल एंड सेकंड इज डायरेक्टर। और 9 कौन देगा, 9 अपना देगा सिर्फ सब्सक्राइबर की हम लोग कन्विक्टेड नहीं है पिछले 5 सालों में किसी भी प्रमोशन में, फॉर्मेशन और मैनेजमेंट ऑफ कंपनी में। एक टेम्पररी एड्रेस मुझे देना पड़ेगा, और फिर डायरेक्टर्स का नाम देना पड़ेगा जो फर्स्ट डायरेक्टर्स बनेंगे, DIR 12 में देना पड़ेगा। और उसके अंदर उनकी कंसेंट लेटर भी जोड़ी जाएगी DIR 2 में। और कोई भी उनके इंटरेस्ट है दूसरी फर्म्स में, दूसरी कंपनी में भी वो डायरेक्टर, वो भी इनके अंदर सारा डाला जाएगा। ओके, बस यही बात है। फिर सब्सक्राइबर्स के पार्टिकुलर्स क्या क्या जाएंगे, जैसे नेम, मदर्स नेम, फादर्स नेम, फिर डेट एंड प्लेस ऑफ बर्थ, फिर एजुकेशन क्वालिफिकेशन, पेन नंबर, मेल आईडी, फोन नंबर, परमानेंट रेजिडेंशियल एड्रेस। ये सारी बेसिक डिटेल्स हैं जो सब्सक्राइबर्स की जाएंगी। ओके, ये सब रीड कर लेना आप। बट ये चीज आपको याद रखनी, आज तक एग्जाम में नहीं पूछी गई है, बट कुछ नहीं भरोसा कब पूछ सके। वेयर द सब्सक्राइबर टू मेमोरेंडम इज अ बॉडी कॉर्पोरेट। जब सब्सक्राइबर हमारा बॉडी कॉर्पोरेट होगा तो क्या क्या डिटेल्स जाएंगे, फर्स्ट इज नेम ऑफ बॉडी कॉर्पोरेट, सेकंड इज सिन नंबर ऑफ बॉडी कॉर्पोरेट, थर्ड इज ग्लोबल लोकेशन नंबर, फोर्थ इज रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस, देन ईमेल आईडी, देन कंपनी
हैं तो उसका ऑथोरिटी लेटर की मतलब कंपनी ने किसी को ऑथराइज किया था कि वो किसी भी मेंबर डायरेक्टर बन सकती है, सब्सक्राइबर बन सकती है। अगर लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप है तो ऑथराइजेशन बाय डीपीज, और फॉरेन बॉडी है तो फिर उसका बिजनेस वीजा एंड सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। बिजनेस वीजा नहीं, जो फॉरेन बॉडी कॉर्पोरेट है वहां का सिन नंबर, उसका सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, ये हमें अटैच करना पड़ेगा आईएनसी 32 में। ओके, ये बहुत अच्छा पॉइंट है सेक्टरल रेगुलेटर वाला। अब एक बात बताओ, जैसे इंश्योरेंस कंपनी है तो उसको आरडीए से परमिशन लेनी पड़ती है, बैंकिंग कंपनी है तो उसको आरबीआई से परमिशन लेनी पड़ती है। इसका मतलब है कि अगर किसी कंपनी का कोई ऐसा स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव है जिससे उसको स्पेसिफिक रेगुलेटर से अप्रूवल लेनी पड़ती है तो रेगुलेटर का डिक्लेरेशन मुझे देना पड़ेगा। मतलब हमने सर्टिफिकेट ले लिया, उसकी डिक्लेरेशन हमें देनी पड़ेगी कि यह वैलिड सर्टिफिकेट हमने ऑब्टेन कर लिया है किसी स्पेसिफिक रेगुलेटर से, बस। और अगर आरओसी इन सारे के सारे डॉक्यूमेंट सेटिस्फाइड हो गया तो वो इशू कर देगा एक सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन इन आईएनसी 11, बस ये आपको याद रखना है। ओके, ये स्पेसिफाई आप अगर पढ़ना चाह रहे हो तो पढ़ सकते हो। एक आपका एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे इंपॉर्टेंट लगा तो इसलिए मैंने यहाँ पर मार्क डाल दिया। व्हाट इज सिन नंबर? सिन नंबर टाइप ऑफ कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर। जब कंपनी इनकॉर्पोरेट हो जाती है तो उसको कंपनी के नाम से नहीं जाना जाता, उसको जाना जाता है सिन नंबर से। ओके, सिन नंबर होता क्या है? 21 डिजिट अल्फा न्यूमेरिक डिजिटल बेस यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर। 21 डिजिट का अल्फा न्यूमेरिक मतलब कुछ उसमें हमारे नंबर्स होते हैं और कुछ उसमें हमारे डिजिट्स होते हैं, इसलिए उसको बोलते हैं अल्फा न्यूमेरिक बेस नंबर। अब ये भी क्वेश्चन आ सकता है, मार्केट इंपोर्टेंट। फर्निशिंग ऑफ फॉल्स इंफॉर्मेशन। अगर किसी भी प्रमोटर ने गलत इंफॉर्मेशन देके कंपनी को इनकॉर्पोरेट करना चाहा है, अब दो केस आते हैं इसमें, ड्यूरिंग द इनकॉर्पोरेशन और पोस्ट इनकॉर्पोरेशन। ड्यूरिंग इनकॉर्पोरेशन है तो 447 में हर एक वो पर्सन रिस्पॉन्सिबल माना जाएगा, और अगर इनकॉर्पोरेशन हो चुकी है, बाद में पता चला कि ये कंपनी तो गलत इंफॉर्मेशन देके बनी थी, तो 447 में हर एक वो पर्सन रिस्पॉन्सिबल माना जाएगा। प्लस ट्राइब्यूनल ऑर्डर पास करेगा कंपनी के ऊपर, क्या क्या उसको रेगुलेट करने के लिए, मतलब जो डायरेक्टर्स थे, जो प्रमोटर थे, उनको हटा दो और नई मतलब लेके आओ मेंबर्स। फिर लायबिलिटी अनलिमिटेड डायरेक्ट कर देगा, या नाम भी रिमूव कर सकता है, या फिर कंपनी को वाइंड अप भी कर सकता है। बट कोई भी ऑर्डर पास करने से पहले उसको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दिया जाएगा, और ट्राइब्यूनल जो भी ट्रांजैक्शंस, जो भी कॉन्ट्रैक्ट उसने एंटर कर रखे हैं उनको कंसीडर करेगा। सो ये था हमारा सेक्शन नंबर 7, दैट इज इनकॉर्पोरेशन ऑफ ए कंपनी। एंड मैटर्स हमने पढ़े, इसमें क्या क्या मैटर्स का डॉक्यूमेंट्स हमें उसके साथ जोड़ने पड़ेंगे। होपफुल आपको क्लियर हो गए होंगे। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो मुझे चैट बॉक्स में या फिर टेलीग्राम कर सकते हैं। आफ्टर दैट सेक्शन नंबर 8, फॉर्मेशन ऑफ कंपनी विद चैरिटेबल ऑब्जेक्ट। ये आपको बताने के निर्णय फाउंडेशन में आप लोग पढ़ के आते हो। अगर कोई कंपनी या कोई पर्सन या ग्रुप ऑफ पर्सन सोशल वेलफेयर के लिए कोई कंपनी इनकॉर्पोरेट करना चाह रहे हैं, उनका इंटेंशन प्रॉफिट को डिवाइड करना नहीं होता, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करना नहीं होता, तो वो एक सेक्शन 8 के नाम से कंपनी इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, समझे? सो लाइसेंस लेना किससे पड़ेगा? आरओसी से लेना पड़ेगा, कि कोई पर्सन, एसोसिएशन ऑफ पर्सन सोशल वेलफेयर के ऑब्जेक्ट से या प्रॉफिट अपना उन्हीं एक्टिविटीज में प्रमोट करेंगे, तो वहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट यानी आरओसी उसको एक लाइसेंस प्रोवाइड कर देगी। बट ओपीसी कभी भी एक सेक्शन 8 कंपनी नहीं हो सकती। मुझे आपको पता क्या बताना था, वो इसमें ये था, कोई एक पर्सन भी सेक्शन 8 कंपनी इनकॉर्पोरेट कर सकता है, आपको पता है, बट उसको हम कभी भी ओपीसी नहीं बोलेंगे। क्या बोला मैंने आपको? कोई भी एक सिंगल पर्सन सेक्शन 8 इनकॉर्पोरेट कर सकता है, बट वी कैन नॉट ट्रीट इट एज ओपीसी। ओके, याद रखना है इस चीज को। एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन की किसको जाएगी? आरओसी को जाएगी, फॉर्म नंबर 22 प्लस में आईएनसी 32 में। डॉक्यूमेंट क्या क्या जाएंगे, बड़े ध्यान से सुनना। व्हाट विल बी द डॉक्यूमेंट्स? फर्स्ट इज मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स, सेकंड इज डिक्लेरेशन बाय प्रोफेशनल एंड सब्सक्राइबर, थर्ड ये इंपॉर्टेंट है इसमें, एस्टिमेटेड फ्यूचर इनकम फॉर द नेक्स्ट 3 ईयर, की कहां से डोनेशन आएगा और कहां हम वो पैसा लगाएंगे, एंड डिक्लेरेशन बाय द ईच पर्सन मेकिंग द एप्लीकेशन, लाइक प्रमोटर या सब्सक्राइबर की डिक्लेरेशन, ऐसा समझे? और अगर आरओसी को सेटिस्फेक्शन हो जाती है तो कंपनी को लाइसेंस प्रोवाइड कर देगी और उसको एक इनकॉर्पोरेशन दे देगी। ओके, अब आता हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो थोड़ा लेंथी भी है और टफ भी है, दैट इज कन्वर्जन ऑफ कंपनी इनटू अनदर काइंड ऑफ कंपनी। मतलब जब सेक्शन 8 कंपनी को अपने आप को किसी और नेचर ऑफ कंपनी में कन्वर्ट करवाना है तो क्या प्रोविजंस फॉलो करने पड़ेंगे? देखो सिंपल सी बात है, अगर कोई भी सेक्शन 8 कंपनी है वो अपने आप को कन्वर्ट करवाएगी तो सबसे पहले उसको एसआर पास करना पड़ेगा। एसआर पास करके नंबर से पूछना पड़ेगा कि हम कन्वर्ट हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं। अगर नंबर का जवाब एसआर में आया है तो वो अप्लाई करेंगे आरडी को इन आईएनसी 18 में। ओके, और आईएनसी 18 का एक प्रूफ ऑफ आरओसी को भी देंगे कि हमने आरडी को बताया है कि हम कन्वर्ट होना
चाहते हैं। अब इसके साथ साथ हमें जो हमारे चैरिटी कमिश्नर हैं, जो जुरिडिक्शनल ऑफिसर्स है हमारे एंटिटी के, उनको भी एप्लीकेशन देनी पड़ेगी ताकि उनको कोई ऑब्जेक्शन हो तो वो आरडी को इन्फॉर्म कर सके। फिर वो आरडी के ऊपर होता है कि वो अप्रूव करे या रिजेक्ट करे। आइए पढ़ते हैं इसको। सबसे पहले मुझे नोटिस देना है, नोटिस के साथ एक स्टेटमेंट मुझे अटैच करनी है। जब मेंबर्स मीटिंग में आएंगे तो वो पास करेंगे एसआर पास करने के रीजनेबल टाइम के अंदर अंदर आईएनसी 18 हमें आरडी को फाइल करना है। ओके, और कुछ लेटर्स हमें इनको भी पोस्ट करने हैं, कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स को, इनकम टैक्स ऑफिसर को, चैरिटी कमिश्नर को, चीफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को और ऑर्गेनाइजेशन डिपार्टमेंट जो सेंट्रल गवर्नमेंट का है इस अथॉरिटी के लिए, और इनको हमने डिलीवर कर दिया। इसका प्रूफ हमें आईएनसी 18 में अटैच करना पड़ेगा। ओके, और अगर इनमें से किसी भी अथॉरिटी को ऑब्जेक्शन है कि कंपनी कन्वर्ट नहीं हो सकती तो वो 60 दिन के अंदर अंदर आरडी को अप्लाई कर सकते हैं कि आप इसकी कन्वर्जन अप्रूव नहीं करोगे। फिर ये मैंने बता दिया था आपको कि आरओसी को भी हमने फाइल करना है। फिर जब हमने आईएनसी 18 फाइल किया तो उसके साथ साथ हमें एक नोटिस पब्लिश करना है आईएनसी 19 में। एडवर्टाइजमेंट देनी है 2 न्यूज़पेपर में, एक वर्नाकुलर में और एक इंग्लिश न्यूज़पेपर में बस। और इट इज मैंडेटरी कि कंपनी ने अपनी सारी एनुअल रिटर्न्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फाइल कर दी हो। एक बात ध्यान रखना, अगर कंपनी कन्वर्ट साल शुरू होने के 3 महीने के बाद होती है तो उसको उस पीरियड की एफएस भी देनी पड़ेगी अलोंग विद द सर्टिफिकेशन ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट। ओके जी। फिर एप्लीकेशन मिलने के बाद आरडी चाहे तो अप्रूव कर सकता है, चाहे तो रिजेक्ट कर सकता है, और वो रिजेक्ट करेगा और उसको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देना पड़ेगा। हम बात करते हैं कि आरडी ने जब अप्रूवल दे दिया, अब आरडी ने अप्रूवल तो दे दिया कि वो कन्वर्ट हो सकती है, अब करेगी क्या कंपनी? अब कंपनी एक और जनरल मीटिंग करेगी और अपनी मेमोरेंडम और आर्टिकल्स एज पर प्राइवेट या पब्लिक कंपनी बनाएगी और फिर आरओसी को दोबारा सबमिट कर देगी बस। क्योंकि पहले तो देखो, अब बच्चे कंफ्यूज होते हैं, सर एसआर पास हो तो चुका है। बच्चे देखो, वो जो एसआर पास हुआ था ना, वो कन्वर्जन के पूछने के लिए हुआ था मेंबर से कि कन्वर्ट हो या ना हो। यहाँ पे कन्वर्जन हो रहा है, अब अप्रूव हो चुका है। यहाँ पे हमने अपने डॉक्यूमेंट ऑल्टर करने हैं, तो डॉक्यूमेंट ऑल्टर करने के लिए हमें दोबारा से अप्रूवल लेनी पड़ती है। ओके, और फिर हमें आरओसी को फाइल करना है। वोल्टर्ड चीजें आरओसी अगर चाहेगा तो हमें फिर सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन प्रोवाइड कर देगा। बस ये चीज है। देखो, मेन चीज आपको क्या रखना है, थोड़ा सा डिफिकल्ट है, रिपीट करवा रहा हूं आपको। नोटिस सर्व करना है, नोटिस मेंबर को मेंबर आके एसआर पास करेंगे। एसआर पास करने के अंदर कुछ टाइम के अंदर अंदर हमें आरडी को आईएनसी 18 फाइल करना है और कुछ डॉक्यूमेंट्स हमें सीआईटी, सीसीआईटी, पीसीआईटी को भी भेजने हैं। उनको एक ऑब्जेक्शन होगा तो आरडी का अप्लाई कर सकते हैं 60 दिन के अंदर अंदर। उसके बाद हमारा पॉइंट था, हमें साथ साथ आरओसी को भी नोटिस देना है और एडवर्टाइजमेंट भी करनी है आईएनसी 18 में। अब आरडी के ऊपर बात है, अगर वो चाहेगा तो अप्रूव कर देगा, चाहेगा तो रिजेक्ट भी कर देगा, बट हमने अपनी एफएस रिटर्न फाइल कर देनी है, अदरवाइज वो नहीं करेगा। जब अप्रूवल आ जाती है तो हमें एक जनरल मीटिंग और बनानी है और अपनी ऑल्टर्ड एमओए उनके सामने प्लेस करनी है। जब अप्रूवल हो जाती है तो मैं आरओसी को फाइल करके हमारी कंपनी कन्वर्ट हो जाएगी किसी प्राइवेट में और पब्लिक में कन्वर्ट। समझे? अब रिवोकेशन ऑफ लाइसेंस, अगर कभी भी सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है कि कंपनी सेक्शन 8 के प्रोविजंस को कॉन्ट्रावेंट कर रही है या जो कंपनी के अफेयर्स है वो प्रीजुडिशियल है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट उसके लाइसेंस को रिवोक भी कर सकती है, बट रिवोक करने से पहले उसको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दिया जाएगा। ओके, अब जब उसका लाइसेंस रिवोक हो गया सेक्शन 8 कंपनी का, तो उसके एसेट्स का क्या होगा? 2 ऑप्शंस है उसके, या तो उसके एसेट किसी ऐसी कंपनी में ट्रांसफर कर दी जाएंगे जो सेक्शन 8 है और उसके सिमिलर ऑब्जेक्टिव्स हैं, अनदर कंपनी हैविंग द सिमिलर ऑब्जेक्टिव्स, या फिर एसेट्स बेच दी जाएंगी और सारा का सारा पैसा आईबीएफ फंड में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। बस ये चीजें जो आपको ध्यान में रखनी है। ओके, या फिर कंपनी का अमेलगमेंट भी किया जा सकता है। ठीक है जी, इसमें था कि सिर्फ उसके एसेट्स बेची जा रही है, मतलब ट्रांसफर की जा रही है, यहां पर उसका अमेलगमेंट किया जा रहा है किसी और कंपनी के साथ और कंपनी सिमिलर ऑब्जेक्ट वाली होनी चाहिए। बस पेनल्टी, अगर कंपनी ने सेक्शन 8 में कोई भी डिफॉल्ट किया तो पेनल्टी कितनी आएगी? कंपनी के ऊपर 10 लाख टू 1 करोड़ रुपीस और ऑफिसर और डायरेक्टर के ऊपर 25,000 से लेके 25 लाख रुपए तक। और अगर जानबूझकर फ्रॉडुलेंटली कंडक्ट हो रहे हैं तो हर एक पर्सन इन डिफॉल्ट 447 में लायबल माना जाएगा। ये आपको याद करना पड़ेगा। ओके जी, सो और नेक्स्ट टॉपिक हमारा रिलैक्सेशन अवेलेबल टू सेक्शन 8 नॉट ओपीसी। बच्चे जनरली इस चीज में कंफ्यूज होते हैं, सर ऊपर भी रिलैक्सेशन था, वो रिलैक्सेशन अवेलेबल टू ओपीसी था और यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं सेक्शन 8 कंपनी। पहली बात, नॉर्मल कंपनीज को 21 डेज का नोटिस देके
एजीएम करवानी होती है, कोई भी मीटिंग करवानी होती है, बट सेक्शन एट कंपनी को सिर्फ 14 डेज का नोटिस देना होता है। मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर की रिक्वायरमेंट कोई भी अप्लाई नहीं होती, और नॉमिनेशन, रेमुनेशन कमेटी या शेयर होल्डर ग्रेवियंस कमेटी या रिलेशनशिप कमेटी बनाने की नीड इनको नहीं पड़ती है, क्योंकि ना तो किसी का रेमुनेशन जाता है और ना ही कोई इनका शेयर होल्डर होता है, इसलिए। ओके जी, सो दिस इज सेक्शन नंबर 8। देन अफेक्टिव रजिस्ट्रेशन। अफेक्टिव रजिस्ट्रेशन क्या होता है? बिल्कुल आसान है, फाउंडेशन लेवल का। अगर एक बार कंपनी रजिस्टर्ड हो गई तो वो सारे फंक्शंस एक कंपनी वाले एक्सरसाइज कर सकते हैं। परपेचुअल सक्सेशन हो जाएगा, एक्वायर कर सकते हैं, प्रॉपर्टी होल्ड कर सकते हैं, डिस्पोज ऑफ भी कर सकती है, कॉन्ट्रैक्ट भी कर सकती है, शू भी कर सकती है और शू भी हो सकती है। दिस इज द इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ अ कंपनी। उसके बाद मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, सेक्शन नंबर 4 आता है हमारा कि मेमोरेंडम में कौन कौन से क्लोजेस आते हैं। देखो, पहला हमारा आता है नेम क्लोज, सेकंड सिचुएशन क्लोज, थर्ड ऑब्जेक्ट क्लोज, फोर्थ लायबिलिटी क्लोज, 5 कैपिटल क्लोज, 6 एसोसिएशन क्लोज एंड लास्ट इज नॉमिनेशन क्लोज। नेम क्लोज में क्या होता है? नेम क्लोज में हमारा होता है कि कंपनी के नाम क्या गया तो लिमिटेड लगाया जाएगा या प्राइवेट लिमिटेड लगाया जाएगा। बट ये सब करने से पहले मुझे एक अपने नाम की रिजर्वेशन करवानी पड़ेगी। रिजर्वेशन क्या होता है? लेट्स से अब मैं अपनी कंपनी प्रिंस अग्रवाल रिटेल प्राइवेट लिमिटेड के, प्रिंस अग्रवाल एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड के नाम से बनाना चाह रहा हूं, तो सर सबसे पहले मुझे ये नाम देखना पड़ेगा कि आरओसी के पास ये नाम अवेलेबल है या नहीं है, कि ऐसा तो नहीं इस नाम से ऑलरेडी कंपनी इनकॉर्पोरेट इंडिया में हो चुकी हो। अगर हो चुकी होगी तो मेरे को दोबारा नाम नहीं देंगे। तो पहले मुझे करना पड़ेगा रिजर्वेशन। रिजर्वेशन कौन से फॉर्म में करता हूं मैं? INC 32 में। ओके, रिजर्वेशन करूंगा मैं। और अगर पुरानी कंपनी का नाम चेंज करना है तो RUN, रिजर्व यूनिक नेम। सो दो चीज मैंने आपको बताई। अगर न्यू कंपनी का नाम मैं चेंज कर रहा हूं तो फिर INC दैट इज 32 में ही रिजर्व मुझे करना है। बट अगर ओल्ड कंपनी का नाम बस चेंज मुझे करना है तो रन नंबर दैट इज रिजर्व यूनिक नेम। ओके, और रीसबमिशन का मतलब क्या है? अगर मैंने इनिशियल एप्लीकेशन फाइल की थी उसमें कुछ दिक्कत थी, दिक्कत मतलब इट मीन टू से दैट, इसमें आप ये कह सकते हो कि कुछ स्पेलिंग मैंने गलत डाल दी या कुछ कंटेंट अधूरा रह गया, तो उस टाइम पे रीसबमिशन अलाउड है। रीसबमिशन 15 दिन के अंदर अंदर किया जा सकता है। ओके जी। फिर कंपनी का नाम कैसा नहीं होना चाहिए? किसी और से मिला जुला नहीं होना चाहिए, ऑफेंसिव नहीं होना चाहिए, अनडिजायरेबल नहीं होना चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल होनी चाहिए, और ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए जो शो करे कि वो किसी गवर्नमेंट अथॉरिटी की पेट्रोनेज में आता है। ओके, और यूनियन, सेंट्रल, फेडरल, रिपब्लिक ऐसे वर्ड्स बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए। ओके जी, दिस इज द सेक्शन नंबर 4, कंटेंट ऑफ MOA। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सुनो ध्यान से। जो अपना ये चैप्टर रहेगा, सेकंड चैप्टर, काफी लेंथी चैप्टर है, एक वीडियो में कवर नहीं हो पाएगा ये। इसको 2 वीडियोस में बनाऊंगा मैं, पार्ट 1 और पार्ट 2 में। ओके, पार्ट 1 आज शूट होगा, पार्ट 2 कल होगा। इसको अच्छे से देख लेना कि इंपॉर्टेंट चैप्टर है, 8 नंबर तक की वेटेज ही कवर करता है। ओके, सो रिजर्वेशन ऑफ नेम। अगर कंपनी ने जो नाम अप्लाई किया है वो ऐसा नेम है जो किसी से भी मिलता जुलता नहीं है, तो ROC वो नाम उसके लिए रिजर्व करके रख देगी। अब 2 केस है उसमें, अगर न्यू कंपनी है और ओल्ड कंपनी है। ओल्ड कंपनी का चेंज करवाना था ना नाम, न्यू कंपनी है तो उसके लिए रिजर्व करके रखेगी 20 डेज के अंदर अंदर। दोबारा सुनो, अगर नई कंपनी का नाम हम रिजर्व करवा रहे हैं तो उसका नाम 20 दिन के लिए रिजर्व करके रखेगी। एंड ओल्ड कंपनी है तो फिर टोटल 60 दिन के लिए रिजर्व करके रखेगी। इस बीच कंपनी को अप्लाई करना है और अपनी कंपनी इनकॉर्पोरेट करनी है। ओके, अब अगर मान लो न्यू कंपनी को ओवर एक्सटेंशन चाहिए है तो 1000 रुपए देके वो +20 करवा सकती है। और एक्सटेंशन चाहिए तो 2000 रुपए और देके वो +20 और करवा सकती है। वो टोटल कितने रहेंगे? 60 डेज ओनली। इसका एक सब्स्टिट्यूट है कि वो 20-20 करने की बजाय टोटल 3000 रुपए देके 40 दिन की एक्सटेंशन भी ले सकती है। समझिए जी, याद रखना आप, ये यहां पे लिखी हुई सारी बातें। और अगर कंपनी को कभी लगा कि ये जो नाम अपीयर किया था, अप्लाई किया था, वो सही नहीं था, ओके, तो कंपनी उस नाम को कैंसिल भी कर सकती है अगर फॉल्स और फ्रॉडलेंट इंफॉर्मेशन के थ्रू उन्होंने वो नाम सबमिट किया था। तो अगर कंपनी इनकॉर्पोरेट नहीं हुई है तो 1 लाख रुपए तक पेनल्टी होगी जिसने वो नाम अप्लाई किया था। कंपनी इनकॉर्पोरेट हो गई है तो या तो इन तीनों में से कुछ भी हो सकता है। कंपनी वाइंड अप कर सकते हैं, कंपनी का नाम हटा सकते हैं, या फिर कंपनी को डायरेक्ट कर सकते हैं कि आप 3 महीने के अंदर अंदर अपना नाम चेंज कीजिए, और कंपनी को 3 महीने के अंदर अंदर नाम चेंज करके फिर ROC को इन्फॉर्म दोबारा करना पड़ेगा। ओके जी,
आफ्टर दैट एक दो पॉइंट और कर लेते हैं, दैट इज सिचुएशन क्लोज। सिचुएशन क्लोज क्या होता है? स्टेट क्लोज बोलते हैं वैसे इसके, मतलब स्टेट क्लोज में हमारा होता है कि वो क्लोज कि हमारी कंपनी कौन सी स्टेट में सिचुएटेड है, उस स्टेट का नाम हम डालते हैं यहाँ पे, ओके, ताकि कंपनी की ज्यूरिडिक्शन पता लग सके, डोमिसाइल पता लग सके, ऐसा हमें प्लेस पता लग सके जहां पर बुक्स ऑफ अकाउंट केप्ट की जाती हैं, या फिर ये एड्रेस करेगा, मतलब ये ऐसा एड्रेस का काम करेगा जहां पर नोटिस वगैरह सर्व की जाएंगी। ओके जी, तो ये था हमारा सिचुएशन क्लोज। बाकी करेंगे पार्ट 2 में ऑब्जेक्ट क्लोज से। मेक श्योर कि जितने भी पेजेस हमारे 33 पेजेस आज हो चुके हैं, 33 पेजेस आप कवर कर सको। देखो मैं आपको थोड़ा सा सिनेरियो बताता हूं। मेरा ऑब्जेक्टिव ये रहेगा कि जिसके सितंबर में एग्जाम है उनकी 4 रिवीजन हम पूरी करवा दें। स्टार्टिंग रहेगी फर्स्ट रिवीजन से। फर्स्ट रिवीजन में हमारा कंसेप्ट क्या रहता है, 1 या 2 दिन एक चैप्टर पे लगाना, ओके, उसके बाद उसके क्वेश्चंस, उसके बाद उसके टेस्ट सीरीज के लिए आप मुझे कॉल कर सकते हो। फर्दर आज हमारा रहेगा पार्ट 1 का, और मेक श्योर कि 33 पेजेस आप लोग कवर कर लो, और कल करेगा पार्ट 2 का जो रिमेनिंग पेजेस हमारे हैं। फिर डे आफ्टर टुमारो का हमारा कंसेप्ट रहेगा क्वेश्चन प्रैक्टिस का, एंड देन डे आफ्टर हमारा रहेगा टेस्ट का। ओके, तो इस तरह से हमारा कंप्लीट रिवीजन शेड्यूल चलेगा। और आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप टेलीग्राम या व्हाट्सएप मुझे कर सकते हैं, और ये नोट जो हाईलाइटेड है ये आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएंगे। सो आज के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे, बाय बाय।